हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में एमसीक्यूज करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये वो क्वेश्चंस होंगे जो रिसेंटली आपके पास जेके एसएसबी के द्वारा जेएसए एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। इस सीरीज के ऑलरेडी आपके पास 6 पार्ट्स हम कर चुके हैं। ईच एंड एवरी टॉपिक जो है आपके साथ डिस्कस हो चुका है, रिवाइज हो चुका है। अब कुछ क्वेश्चन रह रहे हैं, ऑलमोस्ट सर 7 से 8 पेपर जो है आपके साथ डिस्कस हो चुके हैं जो जेएसए में पूछे गए हैं। आपके रहने वाले पेपर्स हैं, उन्हें 1 से 2 क्लास में आपके साथ समाप्त कर देंगे ताकि आपको पूरी का पूरा आइडिया मिल जाए किस तरह क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं और किस तरह की आपकी तैयारी पहुंची हुई है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर रहे हैं। आगाज में ही आप दोस्तों से गुजारिश कर रहे हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं सर। चलिए जी 124 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो बेसिकली आपके पास क्वेश्चन नंबर 125 आ रहा है। पूछा जा रहा है डैश आर कन्वेंशनल न्यूमेरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ मैरिज, बर्थ्स, सिकनेसेस एंड डेथ्स बाय विच द हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ ए कम्युनिटी में बी स्टडीड। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, उसे आप क्या कहेंगे? कौन से आपके पास कन्वेंशनल न्यूमेरिकल रिकॉर्ड्स आ रहे हैं? मैरिज के, बर्थ के, सिकनेस के, डेथ्स के, जिसके माध्यम से जिन जिन रिकॉर्ड्स के माध्यम से हेल्थ और ग्रोथ किसी कम्युनिटी की जो है स्टडी की जाती है। ऑप्शन नंबर ए वाइटल स्टैटिस्टिक्स, ऑप्शन बी आपके पास आ रहा है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ऑप्शन सी एडवांस स्टैटिस्टिक्स एंड ऑप्शन डी इज इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स। सर जो आसान क्वेश्चन है उन पर बिल्कुल टाइम बर्बाद मत कीजिए। इसका करेक्ट आंसर आपके पास वाइटल स्टैटिस्टिक्स। अच्छे से आपने पढ़ा हुआ है, बहुत सारे वाइटल इवेंट्स इसमें पढ़े हुए हैं, हमने अच्छे से क्लास में सीखे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 126 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, आपके पास कोई डेटा दिया गया है, यहाँ वैल्यू दी गई है, इनका आपने मीडियन निकालना है। अब आप दोस्तों को हमने बहुत सारी क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं सर, ऑलमोस्ट 126 क्वेश्चन अब हम पहुंच चुके हैं। तो मीडियन किस तरह से निकालते हैं, मीन किस तरह से निकालते हैं, ये अब आप जो है बखूबी जानते हैं। अगर आपके पास सिंपल इस तरह से डेटा दिया गया है, मीडियन आपने निकालना, तो आप किसी असेंडिंग आर्डर या डिसेंडिंग आर्डर में डेटा को लगाएंगे, जो आपके पास मिडिल वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसमें भी आपके पास टाइम बचाने के लिए थोड़ा होशियार रहना पड़ता है। अब सबसे पहले क्या करना है, सबको जो है असेंडिंग आर्डर डिसेंडिंग आर्डर में लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले वैल्यूज कितनी दी गई है गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स आपके पास दी गई हैं। इसका मतलब जो आपके पास मिडिल टर्म आएगा, जो मीडियन आएगा, वो आपके पास फिफ्थ टर्म आ जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। इसका मतलब सिर्फ हम 5 टर्म्स तक देखेंगे। तो पहली टर्म क्या आ जाएंगी सर, 30s में 2 टर्म्स आ रही हैं, 1 एंड 2 कैंसिल आउट कर देंगे, ये हमें जरूरत नहीं है। तीसरी टर्म जो है सर आपके पास 40s में देखेंगे, 40s में 2 टर्म्स आ रही हैं, ये एक हो गई, ये 2 हो गई सर, खत्म हो गए। इसका मतलब जो फिफ्थ टर्म है वो आपके पास क्या आ रही है, वो आपके पास 52 आ रही है। तो करेक्ट आंसर आपके पास 52 आ जाएगा। अब पूरे के पूरे को आप अरेंज करने बैठे, इतना टाइम आपके पास नहीं है जी। चलिए यहाँ टाइम बचाइए और आगे इन्वेस्ट कीजिए। क्वेश्चन 127 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। इफ समबॉडी यूजेस द डेटा कलेक्टेड बाय यू फॉर ए सिमिलर स्टडी देन इट बिकम्स। आप देखिए, आपने कोई डेटा हासिल किया, आप खुद गए सर, आपने हासिल की इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आपने जो डेटा हासिल कर दिया, अब इसी डेटा को कोई और जो है सेम स्टडी के लिए इस्तेमाल करने चाहेगा। तो इस डेटा, ये जो डेटा आपने हासिल किया हुआ है, आपने बनाया हुआ है, ये डेटा उस दूसरे पर्सन के लिए क्या बन जाएगा, टर्शियरी रिकॉर्ड तो नहीं बनेगा सर। प्राइमरी रिकॉर्ड उसके लिए कहाँ रहेगा, वो खुद जब हासिल करेगा तभी उसके लिए प्राइमरी रिकॉर्ड बनेगा। इरेलीवेंट तो डेटा होगा नहीं क्योंकि सिमिलर स्टडी कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कैंडिडेट आर है। जो साथी देख रहे हैं सर, आप चैट बॉक्स में अपने आंसर जो है साथ साथ देते रहिए। चलिए सर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 128 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। बताइए जी, पूछा जा रहा है डैश रिलेटेड ए जियोग्राफिकल एरिया टू पॉपुलेशन लिविंग इन इट। आप बताइए इनमें से कौन सी आपके पास ऐसी वैल्यू आ रही है जो जियोग्राफिकल एरिया को रिलेट कर देता है पॉपुलेशन के साथ? क्या वो आपके पास पॉपुलेशन सर्वे आ जाएगा, क्या आपके पास पॉपुलेशन सेंसस आ जाएगा, क्या वो आपके पास पॉपुलेशन डेंसिटी आ जाएगा, क्या वो आपके पास पॉपुलेशन रिडिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा? तो इसका सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपके पास क्या आ जाता है सर, वो आपके पास पॉपुलेशन डेंसिटी आ जाता है। तो आप दोस्तों से हम क्वेश्चन पूछे हैं, चैट बॉक्स में जो लाइव देख रहे हैं वो आंसर दीजिए, जो बाद में देखेंगे नहीं वो कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि जम्मू कश्मीर में जो आपके पास अलग अलग डिस्ट्रिक्ट मिल रहे हैं, जम्मू कश्मीर का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा आपके पास पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है। नंबर सेकंड क्वेश्चन इसमें आ रहा है कि जम्मू कश्मीर में वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। दो क्वेश्चन इस क्वेश्चन में से निकाल रहे हैं हम आपके लिए। जम्मू कश्मीर में वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू कश्मीर का वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है। नंबर सेकंड क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि जम्मू कश्मीर में वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी पॉपुलेशन, ठीक है, सबसे ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 129 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। द मीन ऑफ 99 आइटम्स इज 55। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लेना सर। बोला गया 99 आइटम्स आपके पास दिए गए हैं, उनका मीन जो है वो 55 है, अच्छी बात है। द वैल्यू ऑफ 100 आइटम इज 99 मोर देन द मीन ऑफ 100 आइटम्स। जो आपके पास 100 आइटम आ रहा है उसकी जो वैल्यू है वो 99 ज़्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू द मीन ऑफ 100 वैल्यूज। पूछा जा रहा है कि 100 आइटम कौन है। सर बिल्कुल बेसिक तरीके से करेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं लगाएंगे, कोई जो है इसमें ट्रिक आपको नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल बेसिक तरीके से करेंगे ताकि हर एक साथी को जो है समझ आ जाए। देखिए सर करना क्या है, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आपके पास 99 आइटम्स हैं, उनका आपके पास मीन दिया गया है। इसका मतलब आपके पास पता है सर मीन किसके बराबर होता है सर, आपके पास
इस तरह से अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन कुछ दिए होंगे x1 x2 x3 so on xn आपके पास ऑब्जर्वेशन दिए होंगे, आप करेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दिस गिव्स द वैल्यू ऑफ मीन। यहाँ पर आप देंगे आपके पास मीन दिया हुआ है, आपके पास आइटम्स दिए हुए हैं, मीन दिए हुए हैं, तो आप जो है टोटल इसका निकालेंगे। टोटल किसके बराबर निकलेगा रिजल्ट इसका 99 इंटू 55, ये आपके पास टोटल रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है जी, आपने पढ़ लिया कि 99 जो आइटम्स हैं उनका टोटल आपके पास कितना निकल के आ जाएगा, इनको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 5445 जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपने नोट कर दिया। अब आप बोलेंगे चलिए हम 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि 100th आइटम जो है हमें नहीं पता है, लेट 100th आइटम जो है आपके पास उसको आपने नाम दे दिया सर वो एक्स है आपके पास। अब बताइए सर, अब आपके पास टोटल वैल्यू कितनी आ जाएंगी, ऑलरेडी आपके पास 99 इंटू 55 करके 99 आइटम्स का टोटल वैल्यू कितनी आ गई थी आपके पास 5445। इसमें आपने एक्स की वैल्यू ऐड कर दी, जैसे 100 वैल्यू ऐड कर दी, ये आपके पास टोटल वैल्यू आ गई 100 आइटम्स की। अब आप डिवाइड बाय अगर आप 100 करेंगे इसे तो ये आपके पास क्या दे देगा, ये आपके पास मीन दे देगा, 100 आइटम्स का मीन दे देगा। ठीक है जी, ये कंसेप्ट यहाँ तक समझ आ गया, तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, तो आपके पास मीन पता चल गया आपके पास कि 100 आइटम्स का मीन कितना है 5445 प्लस एक्स डिवाइड बाय 100। क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, बोला गया है कि मीन जो है 99 आइटम्स का वो इतना है, हमने ले लिया सर। आगे बोला गया कि वैल्यू जो है 100 आइटम्स की वो आपके पास 99 मोर देन आ रहा है इस मीन से। इसका मतलब जो एक्स की वैल्यू निकलेगी, जो आपके पास एक्स की वैल्यू निकलेगी वो कितना आना चाहिए आपके पास, वो आपके पास आना चाहिए सर 99 प्लस दिस वेरी टर्म कि 99 प्लस मीन ऑफ 100 आइटम्स। जब आप इसको सॉल्व करेंगे दैट्स एक्स इज इक्वल टू 99 प्लस 5445 प्लस एक्स डिवाइड बाय 100, इसको सॉल्व कीजिए और आपका आंसर जो है, हम आपका टाइम बचा रहे हैं सर, एक्स की वैल्यू आपके पास 155 आ जाएगी। करना क्या था आपको हमने समझा लिया, अब जो है आप इसका आंसर बिल्कुल बखूबी आसानी से निकाल पाएंगे। देखिए एक बार फिर बोल देते हैं, क्वेश्चन दिया गया था कि 99 आइटम्स हैं, उनका मीन जो है 55 है। आपने बोला 99 का मीन 55 है तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, सबका मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास आ गया 5445 आ गया 99 आइटम्स का वैल्यू। आप 99 आपने बोला सर एक्स जो है आपका 100 आइटम है, इसको ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल जो है 100 आइटम्स का जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ जाएगी, वो आपके पास आ जाएगी एक तो 5445 तो 99 आइटम्स का आ रहा था, प्लस आप एक्स कर देंगे। अब जब डिवाइड इसको आप 100 कर देंगे आपके पास मीन आ जाएगा 100 आइटम्स का। क्वेश्चन बोला गया था कि जो आपके पास 100 वैल्यू है डेट्स आपने एक्स जो ले ली वो आ रहा है 99 मोर देन 99 प्लस मीन, 99 प्लस मीन करेंगे, इसको वैल्यू करेंगे और एक्स की वैल्यू आपके पास बराबर 155 आ जाएगी। चलिए 129 हो गया। अब आपके पास 130वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है, जियोग्राफिकल कैलकुलेशंस क्लासिफिकेशंस मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू। अब देखिए आप जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन किसके बेस पर करेंगे, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन अगर आप कर रहे हैं तो एट्रीब्यूट्स के बेस पर तो नहीं करेंगे, टाइम के बेस पर तो नहीं करेंगे। टाइम के बेस के लिए आपके पास ये कंसेप्ट हमने पढ़ाया होता है, क्रोनोलॉजिकल समथिंग आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है जी, क्लास इंटरवल के बेस पर तो नहीं हो रहा है। हाँ जी, अगर आप जियोग्राफिकल बेस पर क्लासिफिकेशन करेंगे तो आप जो है लोकेशन की तरफ जो जाएंगे, तो आप बोलेंगे कि जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन जो है इट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा अकॉर्डिंग टू लोकेशन। बिल्कुल आप साथियों के आंसर जो है बहुत रफ्तार से आने चाहिए सर। चलिए सर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 131 आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है, एज मैरिज माइग्रेशन इनमें से किस वैल्यू को अफेक्ट करेंगे। क्या क्रूड फर्टिलिटी रेट को अफेक्ट करेंगे सर, कहाँ करेंगे, क्रूड में तो ये चीज़ें अफेक्ट करती ही नहीं है। ठीक है जी, जनरल फर्टिलिटी रेट को कहाँ करेंगे सर ये अफेक्ट, टोटल फर्टिलिटी रेट को अफेक्ट नहीं करेंगे। तो आपके पास मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर आप चुनना होगा तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपके पास क्या जाता है स्पेसिफिक, क्योंकि आप जो है अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए ये चीज़ें निकालते हैं, इससे आप स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट निकालेंगे। ठीक है जी, तो समेशन ऑफ स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट जो है आपके पास निकाल के आ जाता है टोटल फर्टिलिटी रेट, वो आपने अच्छे से पढ़े हुए हैं। जिन साथियों ने वाइटल स्टैटिस्टिक्स जो वाइटल इवेंट्स हैं वो नहीं पढ़े हैं, प्लीज़ आपके पास प्लेलिस्ट बनी हुई है स्टैटिस्टिक्स की, वो पढ़ लेना सर। 132 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है, बताइए सर इन डाइकोटोम्स टाइप ऑफ द क्वेश्चनरीज डैश, वहाँ क्या होता है। अगर आपके पास डाइकोटोम्स इस्तेमाल आप कर रहे हैं, क्वेश्चनरी का माध्यम आप डाइकोटोम्स हो रहे हैं जिसमें आपके पास सिर्फ दो एट्रीब्यूट्स दो ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, तो आप किसकी तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है डाइकोटोम्स टाइप ऑफ क्वेश्चनरी, ऑप्शन ए दिया गया है रेस्पोंडेंट कैन यूज एनी स्टाइल ऑफ लैंग्वेज, रेस्पोंडेंट कोई भी स्टाइल ऑफ लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। बी ऑप्शन देयर आर ऑप्शन लाइक येस नो और गुड बैड एक्स्ट्रा। ठीक है जी, ऑप्शन सी आपके पास आ रहा है रेस्पोंडेंट है फुल फ्रीडम, एंड ऑप्शन डी आपके पास क्या आ रहा है क्वेश्चन कंटेन मल्टीपल आंसर्स। सर अगर आप डाइकोटोमस की तरफ जा रहे हैं सिर्फ आपके दो दो आंसर की जो है इस तरह का डेटा आपके पास मिलेगा, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है आपके पास 132 क्वेश्चन का क्या आ जाएगा सर, आप दोस्तों ने बड़े अच्छे से पढ़ा हुआ है, नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी दैट इज देयर आर ऑप्शंस। वहाँ आपके पास ऑप्शन मिलते हैं जैसे गुड या बैड है, आपके पास यस नो, इस तरह के आपके पास क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी जो सपोर्ट है बस हमारे लिए वही मोटिवेशन का काम कर रही है। जो साथी देख रहे हैं लाइव में सर सब्सक्राइब करना और लाइक करना आपका फ़र्ज़ बनता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 133 आपके पास इस तरह से है,
वाइल प्रिपेयरिंग क्वेश्चनरी, जब क्वेश्चनरी हम बनाते हैं, आपको पता है सर क्वेश्चनरी आपके पास क्या रहा है सर, प्राइमरी डेटा हासिल करने का एक सोर्स आ रहा है, अच्छी बात है सर। वाइल प्रिपेयरिंग क्वेश्चनरी, वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस जो इस्तेमाल कर रहे हैं क्वेश्चन के लिए वो क्या होनी चाहिए सर, कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। ऑप्शन बी आपके पास कम्प्लेक्स होनी चाहिए, ऑप्शन सी आपके पास कम्प्लेक्स एंड क्लियर होनी चाहिए, ऑप्शन डी सिंपल एंड क्लियर होनी चाहिए। तो इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगर आपने क्वेश्चनरी की तरफ जाना है तो आपके जो क्वेश्चन हैं बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। 134 आपकी स्क्रीन के ऊपर, बताइए सर आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है, अटेम्प्ट कीजिए। इन ए सीरीज ऑफ वैल्यूज इफ वन वैल्यू इज जीरो, अगर आपके पास कुछ वैल्यू दी गई हैं सर, आपने जियोमेट्रिक मीन निकालना है, उनमें से एक वैल्यू आपके पास जीरो आ रही है, तो आप बताइए जियोमेट्रिक मीन उसका क्या निकलेगा। आप दोस्तों को हमने सर बहुत बेहतरीन तरीके से सारे के सारे जो है ये सेंटर टेंडेंसी के जो मेजर्स हैं वो पढ़ाए हुए हैं। हमने मीन पढ़ लिया सर अच्छे से, मीडियन पढ़ लिया बहुत अच्छे से, हमने जियोमेट्रिकल मीन पढ़ा हुआ है, इवन हार्मोनिक मीन के बारे में भी हमने आपको कंसेप्ट दिया हुआ है। तो जियोमेट्रिक मीन के बारे में हमने आपको बताया था सर, अगर आपके पास x1 x2 x3 सो xn n वैल्यूज आ रही हैं, इनको आपने जियोमेट्रिक मीन निकालना होगा। इसका मतलब आपने निकालना है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे और इनका nth रूट निकाल देंगे। जैसे हमने आपको सिखाया था, अगर आपके पास 4 और 16 दो नंबर्स आ रहे हैं, इनका आपने जियोमेट्रिक मीन निकालना है, आप इनका सेकंड रूट निकाल देंगे मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, 4 2 8 जो है इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। ये चीज़ हमने आपको सिखाई थी। अब बोल रहा है अगर आपके पास इस तरह से आपने निकालना है, जियोमेट्रिक मीन निकालना है आपने, मतलब x1 इंटू x2 इंटू x3, इनमें से कोई वैल्यू आपके पास जीरो आ रही है, 0 इंटू x4 x5 इंटू सो ऑन, इन सबको आप रेज पावर 1/n लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि एक इसमें जीरो आ रहा है तो इसके सारे की सारी वैल्यू क्या बन जाएगी सर, जीरो बन जाएगी। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसानी से आप समझ गए। चलिए सर, चलिए आगे बढ़ेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 134 हो गया आपके पास, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन 135 आपकी स्क्रीन के ऊपर इस तरह से है, इन डैश डेटा एट्रीब्यूट्स अंडर स्टडी कैन नॉट बी मेजर्ड। अब इनमें से किस वैल्यू आप जा रहे हैं, किस डेटा की तरफ अगर आप जाएंगे तो एट्रीब्यूट्स अंडर स्टडी जो है आप मेजर नहीं कर रहे हैं, बाई वेरिएंट की तरफ जा रहे हैं सर। बाई वेरिएंट में तो आप जो आसानी से कर सकते हैं, क्या यूनिवेरिएंट में कर सकते हैं, क्या क्वांटिटेटिव में कर सकते हैं। क्वालिटेटिव की बात जब भी आती है सर, आपके पास क्वालिटेटिव डेटा आपके पास देखने को मिलते हैं, एट्रीब्यूट्स देखने को मिलते हैं, वो वाले जो मेजर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पास मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर का क्या आ जाएगा, नन अदर देन ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो जिन साथियों ने पहले से हमारे साथ 135 क्वेश्चन कर दिए होंगे, आप यकीन मानिए आप उनके लिए ये जो है हलवा क्लास लग रही होगी। चलिए सर 136 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है, विच मेथड इज बेस्ड ऑन होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस कैटेगराइजेशन ऑफ आइटम्स। आप बताइए सर, आपको ये सारे के सारे ये आइटम्स क्या हैं, ये सब पढ़ चुके हैं सर आप क्लास में। आपने बताना है इनमें से कौन सा मेथड जो है किस पर बेस करा है, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम्स। ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है सर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ऑप्शन बी आपके पास आ रहा है कोटा सैम्पलिंग, ऑप्शन सी आपके पास आ रहा है स्नोबॉल सैम्पलिंग, एंड ऑप्शन डी आपके पास आ रहा है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है जी, अगर आप दोस्तों को याद होगा क्वेश्चन नंबर 90 में सर हमने बहुत अच्छे तरीके से ये कंसेप्ट पढ़े थे। जिस साथी ने हमारी क्लास सर पहले से जो देख रहे हैं, जो साथी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा होगा। क्वेश्चन नंबर 90 में मुझे लगता है सर आज से लास्ट क्लास जो हुई है उसी में हमने सर ये कंसेप्ट अच्छे से सीखे हुए हैं, सारे के सारे टाइप्स हमने वहाँ डिस्कस किए हुए हैं आपके साथ। ठीक है जी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आप दोस्तों के हिसाब से, तो नन अदर देन ऑप्शन नंबर ए, डेट इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। ठीक है जी, आपको हमने पढ़ाया था वहाँ पर कि हमने एक सैंपल पढ़ा था, सैंपल में अलग अलग तरीके थे सर। एक तो आपके पास सैंपल, आपके पास सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हमने पढ़ ली थी कि अगर आपके पास सर जितनी भी पॉपुलेशन आ रही है, जितने भी लोग उनमें आ रहे हैं, सबके आने के चांसेस यूनिक एक जैसे हों, सिमिलर हों, तो आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहेंगे। फिर हमने सर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कुछ पढ़ा था, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में हमने कहा था कि आप जो हैं कुछ जो भी आपके पास जो भी जितने वैल्यूज़ हैं उनको फॉर एग्जांपल आप नंबर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर दिया आपने, फिर कुछ नंबर्स हैं पहले 5 में से एक नंबर उठा लिया, फिर हर एक 10 के बाद एक नंबर उठा दिया, समथिंग लाइक डैट हमने पढ़ा था ये सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में। आगे हमने स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग पढ़ी थी जिसमें आप जो है ग्रुप्स में बांट रहे थे, सब ग्रुप्स कर रहे थे। ऐसे ही बात जो है हमने आगे क्लस्टर सैम्पलिंग में भी पढ़ी थी। तो ये चीज़ें आप प्लीज़ रेफर क्वेश्चन नंबर 90 रेफर कीजिएगा, ये आप कंसेप्ट आपको रिवाइज हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर 136 का क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो आपने हमारे साथ बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे सर। अगला क्वेश्चन 137 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है, पूछा जा रहा है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शेपर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब आसान क्वेश्चन है लेकिन समझने सर, आपके पास दिए गए हैं एक वेल शेपर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड दिए गए हैं, 2 कार्ड इसमें से निकाले जाते हैं, लेकिन बात यहाँ याद रखना विदाउट रिप्लेसमेंट। What is the probability that one card is a club and the other card is king of red card, रेड कलर। ठीक है जी, आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो कार्ड आपने उठाए हैं, एक कार्ड उनमें से आपके पास कार्ड ऑफ क्लब होना चाहिए, दूसरा कार्ड आपके पास किंग होना चाहिए रेड कलर का।
ठीक है जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सर अटेम्प्ट करते हैं। चलिए जी, बोर्ड पर आ गए हैं सर। देखिए सर, कंसेप्ट क्या है, आपको क्या करना है, 52 कार्ड्स दिए गए हैं, उनमें से 2 कार्ड्स आपने लेने हैं। बहुत बड़ी अच्छी से समझ लेना सर। इसमें से 2 कंडीशन बनती है। पहला कंडीशन क्या बनेगी आपके पास, आपने सर पहली कंडीशन ये बनेगी, जब आपने कार्ड उठाए, जो आपका फर्स्ट कार्ड था वो सर आपके पास क्लब का कार्ड आ गया, और जो आपके पास सेकंड कार्ड इसमें आया वो आपके पास किंग ऑफ रेड कलर आ गया। ठीक है जी, ये आपने अच्छे से पढ़ लिया, किंग ऑफ रेड आ गया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी पहले केस की, कि आपके पास पता है सर क्लब के कार्ड कितने होते हैं सर, 13 आउट ऑफ 52, ये आपके पास आ जाएगी। अब जब आपने एक कार्ड निकाल दिया इसमें से, उसको रिप्लेस नहीं किया है, तो दूसरे कार्ड आपके पास कितने बच गए होंगे नीचे सर, 51 बच गए होंगे। इन 51 में से आपने किंग ऑफ रेड कितने होते हैं सर, किंग ऑफ रेड आपके पास 2 होते हैं, तो 2 आउट ऑफ 51 आ जाएगा। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा आपके पास, अगर आप थोड़ा सॉल्व कर देंगे तो 13 1 ज़र 13 4 ज़र 2 1 ज़र 2 2 ज़र, मतलब आपके पास 1/2 इंटू 51 पहला केस बन जाएगा। पहला केस का मतलब क्या है सर, पहला केस आपने पहला एक कार्ड निकाला, वो आपके पास पहला क्लब का आ गया, दूसरा कार्ड वो आपने साइड में रख लिया, फिर दूसरा कार्ड आपने निकाला, दूसरा कार्ड आपके पास किंग ऑफ रेड आ गया। दूसरी कंडीशन ऐसी भी तो हो सकती है सर, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है इसमें, दूसरी कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि जो आपने पहला कार्ड ही निकाला, जो आपने फर्स्ट कार्ड निकाला, वो आपके पास किंग ऑफ रेड आ गया, वो आपके पास किंग ऑफ रेड आ गया, और जो आपने दूसरा कार्ड निकाला, सेकंड कार्ड निकाला, वो आपके पास कार्ड ऑफ क्लब का कार्ड आ गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आ जाएगी, जब आपने पहला जो किंग ऑफ रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी सर, किंग ऑफ रेड कितने हैं सर, 2 हैं, आउट ऑफ 52 आ जाएंगे। जब अब आपने एक कार्ड इसमें से निकाल दिया, तो पीछे कितने बचेंगे, 51 बचेंगे। फिर क्लब आने के चांस कितने हैं सर, 13 आउट ऑफ 51। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा, 13 1 ज़र 13 4 ज़र, ठीक है जी, 2 1 ज़र 2 2 ज़र, तो इसका मतलब इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/2 इंटू 51। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी इन दोनों की, पहले आ गई थी आपके पास 1/2 इंटू 51, दूसरी आ गई आपके पास प्लस में 1/2 इंटू 51। तो इनको सॉल्व कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2/2 इंटू 51, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1/51 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। जिन दोस्तों को समझ आ गया बहुत बेहतर, जिन्हें नहीं समझ आया प्लीज़ एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर आप क्या मार्क करेंगे, 1 आउट ऑफ 51। चलिए सर समझ गए, तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए 138 की तरफ बढ़ रहे हैं सर। अगला क्वेश्चन आपके पास, ये भी प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ रहा है सर, बेसिक क्वेश्चन है, समझ लेने हैं कंसेप्ट को। पूछा जा रहा है 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, आपके पास 2 डाइस है, उन्हें एक साथ थ्रो किया है। अच्छी बात है सर, थ्रो करिए 2 डाइस को एक साथ। व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 5, आपने बताना है प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपके पास सम ऑफ 5 आने चाहिए। सर प्रोबेबिलिटी के लिए हमने आपको क्या पढ़ाया है, आपको पता है होना चाहिए कि आपके पास फेवरेबल केसेस कितने हैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ केसेस कितने हैं। ये चीज़ हमने 50 बार आपको बोल दी है, ठीक है जी, आप समझ भी गए होंगे। अब प्रोबेबिलिटी के लिए आपको पहले क्या होना चाहिए पता है सर, टोटल नंबर ऑफ केसेस में क्या आएंगे, दैट इज एन ऑफ एस, इसमें टोटल ऑफ नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस आपके पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा। क्योंकि आपके पास 2 डाइस है, एक साथ रोल कर दिया, हमें सर ये बात समझ नहीं आती है, हमें क्या समझ आती है, हमारे पास एक ही डाइस है, उसको दो बार रोल कर दिया, ये हम समझ रहे हैं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 6^2, वो कितना हो गया सर, 36 हो गई। इसका मतलब जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ केसेस में वो कितने हैं सर, 36 हैं। अब फेवरेबल केसेस देख लेते हैं। फेवरेबल केस में क्या करना है हमने प्रोबेबिलिटी किसकी देखनी है, गेटिंग ए सम ऑफ 6। तो गेटिंग ए सम ऑफ 6 कब आ सकता है सर, या तो आपके पास पहली बार 1 आ गया, पहले जब आपने पहला रोल किया, तो दूसरा जब रोल किया उसमें 5 आना चाहिए, एक केस ये बन सकता है, या 2 और 4 का आपके पास एक कंसर्ट बन सकता है, या आपके पास 3 और 3 का कंसर्ट बन सकता है आपके पास सर, आपके पास 4 और 2 का कंसर्ट बन सकता है, 6 आना चाहिए सब इनका, ठीक है जी। और आपके पास 5 और 1 आ सकता है, 1 2 3 4 और 5 जो हैं ये आपके पास फेवरेबल केसेस आ सकते हैं, ठीक है जी। 5 आपके पास फेवरेबल केसेस हो गए। टोटल नंबर केसेस कितने हैं, 36 हैं। तो इसका मतलब आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 5 आउट ऑफ 36 जो है आपके पास करेक्ट आंसर आ गया कि नहीं आ गया, आप बताइए सर। कितनी आसानी से हमने कर दिया ये क्वेश्चन, आप दो जो है सीख रहे होंगे, आगे बढ़ेंगे, सीख रहे हैं, तो ये जो है आपका फ़र्ज़ बनता है, प्लीज़ ये करना ना भूलें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। चलिए 139 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। विच आर फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ द सेकेंडरी डेटा, आप बताइए सर। आपको पता है ऐसा प्राइमरी डेटा जो आप खुद हासिल कर रहे हैं वो आपके पास प्राइमरी डेटा आ गया, सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी आपके पास कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं सर, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, सेंसस होता है, बाकी चीज़ें होती हैं आपके पास, उनके इस्तेमाल करके, इंटरनेट के इस्तेमाल करके बाकी चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे आप सेकेंडरी डेटा कह रहे हैं। इसका आपके पास नुकसान क्या है, पहला ऑप्शन आपके पास दिया गया है कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट टू कलेक्ट है। सर कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट ये आपके पास नुकसान तो नहीं आ रहा है, इसका कहाँ है सर, ऑलरेडी बनाया है हमने, तो इस्तेमाल क्या करना है। ऑप्शन बी, इट मे नॉट बी ऑलवेज एज लेटेस्ट एज द डिसीजन मेकर विशेज देम टू बी, ठीक है जी, ये बात अच्छी है कि आपके पास ये ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपको वहाँ से मिल जाए, इसीलिए जो है ये आपके पास एक नुकसान इसका आ सकता है। सी ऑप्शन दिया गया है इट्स नॉन इकोनॉमिकल नेचर, सर ये तो गलत बात है। इट टेक इज मोर एफर्ट, ये भी गलत बात है, ये भी गलत बात है। सिर्फ इसके पास ऑप्शन नंबर बी जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आ जाएगा। चलिए जी,
तो नुकसान क्या है आपके पास कैंडिडेट डेटा का? नुकसान ये है कि आपके पास ये हमेशा लेटेस्ट जो डिसीजन मेकर की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, ज़रूरत होगी, वो इसको प्रोवाइड नहीं कर सकता। चलिए आगे बढ़ेंगे 140 की तरफ। ये आपके पास क्वेश्चन रह गया। दिया गया है ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल में हैव 102 डिग्री सेंटीग्रेड का उसके पास फीवर है, 102 डिग्री उसके पास फीवर हो गया है। चलिए जी, अच्छी बात है। दिस इज एन एग्जाम्पल है। हालांकि सर यहाँ पर होना तो चाहिए सर क्वेश्चन में, अगर जिन दोस्तों ने बनाया था ये क्वेश्चन जैसे में, यहाँ फ़ारेनहाइट में होना चाहिए। 102 डिग्री पर अगर आपके पास टेम्परेचर चला जाए तो फिर तो आप समझ ही सकते हैं बात को। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है? चलिए हमारे पास सिर्फ डेटा है। ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल में हैव 102 डिग्री सेंटीग्रेड फीवर। दिस इज एन एग्जाम्पल है। ये किसकी एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए इंटरवल स्केल, ऑप्शन बी रेशियो स्केल, ऑप्शन सी ऑर्डिनल स्केल एंड ऑप्शन डी आपके पास क्या आ रहा है? नॉमिनल स्केल आ रहा है। सर आप देखिए, आप दोस्तों ने बहुत बड़े अच्छे से ये सारे के सारे कंसेप्ट सीखे होंगे। ठीक है जी। जिन दोस्तों ने हमारी क्लास पहले से नहीं देखी है उन्हें हम गुजारिश करेंगे प्लीज़ रेफर क्वेश्चन नंबर 49। वहाँ हमने ये सारे के सारे, ये सर ये इंटरवल क्या होता है, रेशियो क्या होता है, ऑर्डिनल क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, ये हमने आपको सिखाए हुए हैं। रेफर क्वेश्चन नंबर 49। इसका आंसर जो है, जो जिन जिन दोस्तों ने देखा है आंख बंद करके वो इसका आंसर ए भी ऑप्शन ए दे देंगे। तो करेक्ट आंसर आपके पास इंटरवल स्केल आ जाएगा। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 141 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। अटेम्प्ट कीजिए सर। क्या पूछा जा रहा है? फॉर डायकोटोमस एट्रीब्यूट्स द प्रेजेंस ऑफ द एट्रीब्यूट इज टर्म्ड एज। ठीक है जी। अगर आपके पास डिक्टोमस में आप इस्तेमाल करें, मतलब दो या तो होगा या तो नहीं होगा। अगर आप पॉजिटिव आपके पास एट्रीब्यूट जो है प्रेजेंस है तो उसे आप क्या कहेंगे? पॉजिटिव ही कहते हैं सर से। तो करेक्ट आंसर जो है आपके पास प्रेजेंस को आप पॉजिटिव कहते हैं और एब्सेंस को आप नेगेटिव मान लेते हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 142 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से। जो साथी लाइव देख रहे हैं चैट बॉक्स में आप यहाँ आंसर जो है साथ साथ देते रहिए। चलिए सर 142 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। डैश इज डिफाइंड एज ए चांस ऑफ डाइंग ऑफ ए न्यूली बॉर्न इन्फेंट विद इन ईयर ऑफ लाइफ अंडर द गिवन मोर्टेलिटी रेट। ठीक है जी। इनमें से कौन सी आपके पास ऐसा वाइटल इवेंट या आपके पास ऐसा स्टैटिस्टिक इवेंट आपके पास आ रहा है? कौन सी आपके पास ऐसी रेट आ रही है जो डिफाइन करती है कितने चांस है न्यूली बॉर्न इन्फेंट को विद इन ए ईयर आफ्टर लाइफ डेथ के लिए अंडर द गिवन मोर्टेलिटी रेट? क्या ऑप्शन ए आपके पास इन्फेंट डेथ रेट आ जाएगा, ऑप्शन बी आपके पास स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट आ जाएगा, ऑप्शन सी स्पेसिफिक डेथ रेट आ जाएगा, या ऑप्शन डी आपके पास क्रूड डेथ रेट आ जाएगा? तो इस पर बिल्कुल भी आप टाइम जो है बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। इट इज़ नोन एज नन अदर देन इन्फेंट डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। चलिए आगे बढ़ेंगे। 142 क्वेश्चन हो चुके हैं सर। तो 143 की आगे बढ़ेंगे सर। चलिए सर, कुछ क्वेश्चन ज़्यादा ही करेंगे। In statistics, the term dash is used to represent the data which is measured in terms of some quality or qualities. आप बताइए सर, स्टैटिस्टिक्स में इनमें से कौन सी टर्म का आप इस्तेमाल करते हैं जो दर्शाता है सर क्वालिटीज़ को? अगर आपके पास क्वालिटीज़ आ रही हैं, क्वालिटीज़ के बारे में बात करें, क्वांटिटीज़ के बारे में बात नहीं करें, क्वालिटीज़ को मेजर करने के लिए आपके पास कौन सा इस्तेमाल इनमें से आप स्टैटिस्टिक टर्म इस्तेमाल करेंगे? रेग्रेशंस, डेमोग्राफी, एट्रीब्यूट या कोरिलेशन? तो आप दोस्तों को पता ही है सर, हम अच्छे से पढ़ चुके हैं ये, इन्हें आप एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो थोड़ी आप एट्रीब्यूट भी आप पढ़ चुके हैं, उनमें आपने इंडिपेंडेंट आपने पढ़ा है, उनमें आपने मर्सद जो है एसोसिएशन का कंसेप्ट भी पढ़ा है, पॉजिटिव एसोसिएशन, नेगेटिव एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, सब कुछ अच्छे से पढ़ा हुआ है। 144 आगे बढ़ेंगे। दिया क्या हुआ है? इफ एनी क्वालिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रेजेंस और एब्सेंस। अगर आपके पास कोई भी क्वालिटी है उसको आप मेजर करें किसकी सूरत में? प्रेजेंस और एब्सेंस की सूरत में, देन इट इज टर्मिनेट है, तब उसे आप क्या कहेंगे? दो ही सर चीज़ें दी गई हैं, या प्रेजेंस है या एब्सेंस है, यस है, गुड है, तो आपके पास क्या बचा है? मैनिफोल्ड की तरफ तो आप तो जाएंगे नहीं, नॉमिनल डेटा की तरफ जाएंगे नहीं, ऑर्डिनल की तरफ तो आप जाएंगे नहीं, क्या बच रहा है सर? दो ही आ रहे हैं, तो बाइनरी डेटा ही इसका आपके पास मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बन के आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ेंगे। 144 को आपने मार्क कर दिया, डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे सर 145। ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट के बारे में पूछा जा रहा है। ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट इज अप्रोक्सीमेटली डैश टाइम्स द टोटल फर्टिलिटी रेट। आपके पास पूछा जा रहा है कि आप बताइए सर, आपने हमारे साथ ये सारे कंसेप्ट पूछे हैं, पढ़े हुए हैं कि ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट क्या है सर? आपने क्रूड बर्थ रेट पढ़ा हुआ है, डेथ रेट के बारे में पढ़ा हुआ है सर, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट पढ़ा हुआ है, नेट रिप्रोडक्शन रेट पढ़ा हुआ है, जनरल फर्टिलिटी रेट पढ़ा हुआ है, टोटल फर्टिलिटी रेट, सबके सब पढ़े हुए हैं। तो अभी यहाँ पूछा जा रहा है कि ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट जो है अप्रॉक्सीमेटली टोटल फर्टिलिटी रेट की कितना आ रही है? तो आप सबको पता ही है कि आपके पास इसका आंसर हाफ टाइम्स आ जाता है। क्यों? हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। अगर आप दोस्तों को कुछ याद आ रहा होगा, अगर आप दोस्तों ने कुछ चीज़ पढ़ी थी हमारे साथ, वो अगर आपके पास कंसेप्ट याद आ रहा होगा, वहाँ हमने आपके पास सीधी की सीधी वैल्यू आपके पास ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट के बारे में दे दी थी। हमने आपको बोला था कि सर ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट क्या है? सर एवरेज नंबर ऑफ डॉटर्स किसी वुमेन को कितनी पैदा होंगी
इफ शी सर्वाइव्ड ऑल द चाइल्ड बियरिंग ईयर्स। ठीक है जी, ये कंसेप्ट हमने आपको सिखाया था। आपको हमने ये भी बोला था कि आपके पास जो ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट है इट इज ऑफन रिकॉर्डेड एज द एक्सटेंड टू विच द जनरेशन ऑफ डॉटर्स रिप्लेस द प्रीसीडिंग जनरेशन ऑफ द वुमेन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसकी जब वैल्यू हम निकालते थे विद द हेल्प ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट, अगर आप दोस्तों को याद होगा, इसकी वैल्यू अगर आप दोस्तों को याद होगी कि हमने आपको बताया था कि ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट जो है ये आपके पास आ जाती है सर नंबर ऑफ फीमेल बर्थस कितने हो रहे हैं डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बर्थस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ बर्थस कितने होंगे, इसको मल्टीप्लाई आप करते थे टोटल फर्टिलिटी रेट के साथ। अगर आप दोस्तों को याद हो कि आपको हमने पढ़ाया था ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट किसके बराबर है सर नंबर ऑफ फीमेल बर्थस कितने हो रहे हैं डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बर्थस कितने हो रहे हैं इनटू में आप लेते रहे टोटल फर्टिलिटी रेट, तो अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू जो है आपके पास 1/2 आ जाती थी अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है जी, तो ये कंसेप्ट आपके पास आ जाता था कि ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट जो है ऑलमोस्ट आपके पास हाफ टाइम में आ जाती थी टोटल फर्टिलिटी रेट की। ये चीज़ आपने पढ़ी हुई थी। चलिए चलिए सर, इसके रिलेटेड एग्जांपल भी हमने आपको कराई थी, अगर आप दोस्तों को याद होगी तो चलिए इसको मार्क कर दीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, तो आपने मार्क कर दिया ऑप्शन सी दैट इज ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट जो है हमेशा याद रख लिया अप्रॉक्सीमेटली हाफ द टोटल फर्टिलिटी रेट आ जाती है। क्वेश्चन 146 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है सर, बताइए इसका आंसर। सेंसस इज कंडक्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। यूजुअली सेंसस जो है हर लगभग 10 साल के बाद हम सर कराते हैं। इसका सर सोचने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए, आपको पता ही है कि ये सर जब ब्रिटिश सरकार थी यहाँ पर लगभग 1881 से ही लगातार हम हर 10 साल के बाद करते आ रहे हैं। चलिए सर, जो साथी लाइव देख रहे हैं बताइए सर चैट बॉक्स में, इंडिया का जो पहला सेंसस है वो आपने कब किया हुआ है। नंबर सेकंड बात, पूरी दुनिया का जो सबसे पहला सेंसस माना जाता है वो आपके पास 1790 के आसपास हमें बताया आता है, 1790 के पास आता है, लेकिन किस देश में ये माना जाता है ये बताइए सर। 1790 में आपके पास दुनिया का पहला जो सिस्टमेटिक आप मान रहे हैं सेंसस वो हुआ था 1790 के आसपास, तो ये किस देश में हुआ था। नंबर सेकंड आपने बात बतानी है कि इंडिया में जो आपके पास पहला सेंसस है वो कब हुआ था। 1881 के बाद तो हम लगातार सर एक 10 साल के बाद कराते रहते हैं, लेटेस्ट आपके पास 2011 का हुआ है, ये आपने याद रख लेनी है। 147 आपकी स्क्रीन के ऊपर आनी थिंग इन ए टेबल विच द रीडर में फाइंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द टाइटल कैप्शंस स्टब्स शुड बी एक्सप्लेन्ड इन। वो कोई भी चीज़ जो टेबल में जो रीडर को मुश्किल होगी समझनी अंडरस्टैंड करनी, टाइटल से कैप्शन से स्टब से उन्हें आप एक्सप्लेन करते हैं किसके माध्यम से सर, टाइटल बॉर्डर के माध्यम से तो नहीं करते हैं, आप कैप्शन के माध्यम तो वो नहीं करेंगे, हेड नोट्स के माध्यम से वो नहीं करेंगे, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। आप दोस्तों ने पढ़ा हुआ है सर टेबल के बारे में बड़े अच्छे से, मुझे लगता है सर लास्ट 2 क्लासें में लगातार इनके बारे में क्वेश्चन आ रही हैं। तो आगे बढ़ेंगे। 148 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से लीजिए सर। लास्ट क्लास में हमने आपको सर जब हमने आपके पास जीएम की बात की थी तो वहीं हमने आपके पास एचएम की बात भी आपको दिखा दी थी, दैट जब आप जियोमेट्रिक मीन पढ़ रहे थे वहीं हमने आपको कंसेप्ट दे दिया था हार्मोनिक मीन का भी, अगर आप दोस्तों को वो याद होगा। तो यहाँ क्वेश्चन आ गया आपके एग्जामिनेशन में, देख रहे हैं आप एक शीट में मीन पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अर्थमेटिक मीन पर, दूसरे क्वेश्चन पर सिंपल मीडियम पर पूछा जा रहा है, तीसरे पर जियोमेट्रिक मीन पर पूछा जा रहा है। ये सारे के सारे जो वैल्यूज हैं याद रख दीजिएगा। तो चलिए हार्मोनिक मीन इसका आपने निकालना है। आप दोस्तों को हमने बताया था हार्मोनिक मीन कैसे आप निकालते हैं, जो भी वैल्यूज हैं इनके रेसिप्रोकल्स का आप मीन निकालेंगे, जो वैल्यू निकलेगी उसका रेसिप्रोकल निकालेंगे, वो आपके पास आंसर आ जाएगा। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सर ये इन सब ये वैल्यूज कितनी है सर 1 2 3 4 5, इसका आंसर क्या आ जाएगा हार्मोनिक मीन का 5 डिवाइड इन सबका आप क्या लेंगे रेसिप्रोकल लेंगे 1/10। ठीक है जी, ये अगर आप दोस्तों ने ये क्लास अच्छे से देखी होगी पिछली वाली तो ये आप समझ जाएंगे 1/20 प्लस 1/25 प्लस 1/40 प्लस 1/50, इसको आप सॉल्व कर देंगे, सारे दोस्त मिलकर इसको सॉल्व कर देंगे, उसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सर नन अदर देन 21.27। और ये किस ऑप्शन में आ रहा है आपके पास, दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अभी सर जो उसको कैलकुलेशन करनी थी वो कैलकुलेशन आप तक छोड़ देते हैं, तरीका हमने सिखाना था वो सिखा दिया है। जिन दोस्तों को ये नहीं सीखा हुआ है रेफर क्वेश्चन नंबर 68 इसी सीरीज़ का, बड़े अच्छे से हमने सारे के सारे कंसेप्ट सीखे हुए हैं। चलिए चलिए आगे बढ़ेंगे सर। क्वेश्चन 149 आपकी स्क्रीन के ऊपर, व्हेन द डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस देन दिस इज ए डैश सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। जब आप डेटा जो है इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल कर रहे हैं किन रिपोर्ट से, वो रिपोर्ट जो आपके पास करेंसी पर आ रहे हैं फाइनेंस पर आ रहे हैं, तो जो ये आपके पास रिपोर्ट जो ये डेटा हासिल होगा आपके पास, इसे आप क्या कहेंगे, दिस इज डैश सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। क्या ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सोर्स ऑफ आपके पास सेकेंडरी डेटा आ रहा है, चलिए जी, क्या ये इंटरनल आ रहा है, क्या ये आपके पास नेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है, क्या ये आपके पास एक्सटर्नल आ रहा है, बताइए सर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा सर, इंटरनल तो है नहीं आपके पास, एक्सटर्नल तो है नहीं, तो क्या आ जाएगा ये आपके पास नेशनल ऑर्गेनाइजेशनल सोर्स ऑफ
सेकेंडरी डेटा आ जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मार्क कीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन 150 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से दिया गया है। क्या पूछा जा रहा है? हाउ डू यू रेट द क्वालिटी ऑफ आवर सर्विस। आप बताइए सर, आप दोस्तों से भी ये क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कि आप हमारी जो सर्विस हम आपको दे रहे हैं, आप इस क्वालिटी को किस आंकड़े में नापेंगे? ऑप्शन ए, ये आपके पास कुछ चार दिए गए हैं, एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड या पुअर। ठीक है जी, तो इससे आप क्या कहेंगे? दिस द अबव क्वेश्चन इज एन एग्जांपल है। ये जो क्वेश्चन ऊपर आ रहा है ये किसका एग्जांपल है? इज एन एग्जांपल है ओपन एंडेड क्वेश्चन का आ रहा है ये। ऑप्शन बी आपके पास क्या आ रहा है सर? कॉन्फिडेंशियल का आ रहा है। ऑप्शन सी आपके पास डिक्टोमस का आ रहा है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आ रहा है। तो ये देखते देखते आपको मिल रहे हैं सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ मल्टीपल चॉइस इसमें जो है डेटा आपके पास हासिल हो रहा है। तो आपके पास करेक्ट आंसर मल्टीपल चॉइस ही आ जाएगा। जो ये क्वेश्चन है ये एग्जांपल है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। तो आप दोस्तों से भी हम गुजारिश करें, बताइए सर इनमें से जो हम आपके पास क्लास लगा रहे हैं आपके साथ, डिस्कस कर रहे हैं आप दोस्तों के साथ, तो आप इन चारों में से आप हमारी क्लास को किस पैमाने पर रख रहे हैं? चलिए चलिए आगे बढ़ेंगे सर। 151 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से दिया गया है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर द डैश ऑफ द सेकेंडरी डेटा। जब अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हैं, आप देखिए अकाउंटिंग स्टेटमेंट हम खुद बना रहे हैं, एक कंपनी कोई बना रही है। आप अगर फाइनेंस की तैयारी कर रहे हैं, एफए की तैयारी पढ़ रहे हैं, तो आपसे बेहतर से अकाउंटेंसी आप किसी ने पढ़ी ही नहीं होगी। तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हमारे लिए क्या हैं सर? एक्सटर्नल सोर्स कहाँ बचेंगे ये, या आपके पास इंटरनेशनल सोर्सेज कहाँ हो गए, अदर सोर्स कहाँ हो गए सर? ये तो हमारे लिए इंटरनल सोर्सेज ही हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मार्क कीजिए और आगे बढ़ जाइए। चलिए चलिए सर, चलिए दो क्वेश्चन और कर लेते हैं सर आप दोस्तों के साथ। 152 आपके साथ इस तरह से आया हुआ है, द वेरिएबल वी आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट इज कॉल्ड। अब वो वेरिएबल जो हम प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं, जो हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसे आप क्या कहते हैं? क्या आप उसे पॉजिटिव वेरिएबल कहते हैं, क्या उसे नेगेटिव वेरिएबल कहते हैं, क्या डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं? वो वेरिएबल जिसे आप प्रिडिक्ट करना चाहते हैं या आप प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसे आप क्या कहेंगे सर? आप उसे डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। आप दोस्तों ने हमारे साथ मैथ्स की क्लास भी बड़ी अच्छे से पढ़ी हुई है, वहाँ हम आपको पढ़ाते थे सर इस तरह से। ये अगर आपके पास एक्स एक्सीज है सर, ये आपके पास वाई एक्सीज है। अगर वाई आपके पास कोई फंक्शन दी है, वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ये आपने रिलेशन में भी हमारे साथ पढ़ा हुआ है, वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो वहाँ हम बोलते थे सर एक्स जो है इसमें आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाता है और वाई जो है आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाता है। इसका मतलब ये है कि एक्स को चेंज करने से वाई जो है चेंज होता रहेगा और एक्स जो है इंडिपेंडेंट आपके पास आ रहा है। ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। तो जिस चीज़ को आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसे आप डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो नन अदर देन ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जो साथी JKSLB फाइनेंस की तैयारी कर रहे हैं आप दोस्त जो, तो उनमें से हम गुजारिश करेंगे जिन्हें मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ आप दोस्त जो हैं एक बार हमारी प्लेलिस्ट देख के जाना, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि उनमें से आपके मैक्सिमम 10 में से सर मैक्सिमम क्वेश्चन उस सीरीज़ में आपके पास देखने को मिलेंगे। चलिए चलिए आगे बढ़ेंगे सर। 153 आपकी स्क्रीन के ऊपर, इफ़ द मीन इज 145.35, मीडियन इज 144.917, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोड। अब देखिए सर एसिमेट्रिकल डेटा के लिए सर मुझे लगता है सर तीसरा या चौथा क्वेश्चन एक ही फार्मूला पर आ रहा होगा। एक शीट में भी दूसरे शीट में भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये फार्मूला जो है आप लोगों ने पी के जाना है अब कि आपके पास मोड जो है ये किसके बराबर होता है सर? मोड आपके पास 3 टाइम्स मीडियन -2 टाइम्स मीन। ये चीज़ जो है आपने भूल के भी भूलनी नहीं है अब कि आपके पास मोड किसके बराबर आता है? 3 टाइम्स मीडियन -2 टाइम्स मीन। अब यहाँ पर वही वैल्यू पुट करेंगे कि आपके पास क्या दिया गया है कि आपने मोड निकालना है। आपने लिख लिया सर मोड किसके बराबर आ जाएगा? मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन की वैल्यू कितनी दी गई है? मीडियन इज 144.917, ठीक है जी। -2 टाइम्स मीन की वैल्यू कितनी दी गई है? 145.35। सॉल्व कीजिए और इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाता है? आपका टाइम बचाते हैं सर 144.051। दैट इज ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, तरीका आपको सिखा लिया है, तरीका याद रख लीजिएगा। रिलेशन क्या आपके पास आ रही है? एक ही रिलेशन इसमें याद रखनी है आपके पास कि आपके पास जो मोड कैसे याद रखें सर? सबसे लास्ट में पढ़ते हैं। मोड से पहले क्या पढ़ा था सर? मीडियन पढ़ा था। 3 टाइम्स मीडियन हम लिख लेते हैं। मीडियन से पहले क्या पढ़ा था सर? मोड। मीन जो है सबसे पहले पढ़ते हैं। ये चीज़ ऐसे याद रख लेनी है कि मोड सबसे लास्ट पढ़ा था, सबसे पहले मोड आ गया इज इक्वल टू 3 टाइम। उससे पहले हमने मीडियन पढ़ा था तो 3 टाइम्स मीडियन, माइनस सबसे पहले हमने मीन पढ़ा था तो माइनस टाइम्स 2 टाइम्स मीन। ये रिलेशन याद रख दी, आपके पास क्वेश्चन आसानी से आप कर पाएंगे। 144 आपके पास इस तरह से आ रहा है सर, अटेम्प्ट कीजिए। इफ़ द डेटा वैल्यूज़ आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब आपको हमने पढ़ा दिया सर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या है, तो क्या कहेंगे? लोकेशन के बेसिस पर है तो ज्योग्राफी आप जा रहे हैं, तो अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ रहा है तो डेटा को आप क्या कहेंगे? क्रॉस सेक्शन डेटा तो सर नहीं कहेंगे, ठीक है जी। यूनी वेरिएंट तो नहीं कहेंगे, बाई वेरिएंट तो नहीं कहेंगे। आपके पास क्या बचा है सर? टाइम सीरीज डेटा कहेंगे, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या है सर? आप दोस्त जो हैं अकाउंटेंसी में ये भी कंसल्ट पढ़ते हैं कि क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स आर दोज इवेंट्स व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग द इवेंट्स एज एंड व्हेन दे आर हैपनिंग, एज एंड व्हेन दे आर हैपनिंग। तो इस कंसेप्ट को आप जो है अच्छे से पढ़े हुए हैं। चलिए क्वेश्चन और कर देते हैं सर। चलिए सर
क्वेश्चन नंबर 155 आपके पास इस तरह से आ रहा है, ए या एन डैश क्वेश्चनरी अटेम्प्टेड टू हाइड पर्पस ऑफ द स्टडी। बताइए सर, इनमें से कौन सा क्वेश्चनरी जो है वो कोशिश करता है, अटेम्प्ट करता है कि वो जो पर्पस स्टडी का उसे छुपाया जा सके, हाइड किया जा सके। इस क्वेश्चन के लिए हम आपको रेफर करेंगे, रेफर कीजिए सर क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, इसका आंसर हम आपको नहीं बता रहे हैं, रेफर कीजिए सर क्वेश्चन नंबर 33, क्योंकि आप दोस्तों को जो है वहाँ हमने ये सारे के सारे कंसेप्ट पढ़ाए हुए हैं कि इनडिस्गस्टेड क्या है, डिस्गस्ट क्या है, अनबैलेंसड क्या है, बैलेंसड क्या है। रेफर क्वेश्चन नंबर 33। चलिए सर इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं सर। अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी जो सपोर्ट है बस हमारे लिए वही मोटिवेशन का काम कर रही है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, डू टेक योर बेस्ट केयर।